से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋषभ। अब तक 44 जेल बताया यह जा रहा है कि 44 जिलों में अस्थायी जेल का निर्माण हो चुका है और अब उन लोगों की खैर नहीं जो कि कोरोना योद्धाओं पर हमला कर रहे हैं, उन लोगों की खैर नहीं जो कि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को कमजोर बना रहे हैं। जी मेनका, देखिए सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है। एक नया अध्यादेश जारी हो गया है जिसमें संशोधन करके ये 7 साल तक की सजा बढ़ा दी गई है जो भी कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमला करेगा। जब 7 साल से ऊपर के किसी मामले में आपकी गिरफ्तारी होती है तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार करके उनको जेल भेज सकती है। अगर 7 साल से कम की सजा वाला अपराध है पुलिस उसमें तुरंत गिरफ्तार नहीं करती। अब चूंकि संशोधन हो चुका है, 7 साल से ज्यादा की सजा का मामला बन चुका है, तो पुलिस अब पत्थरबाजों को, विदेशी जमातियों को या ऐसे कोई भी व्यक्ति है जो लॉकडाउन को तोड़ रहा है, महामारी एक्ट के तहत जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, गैंगस्टर एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही है, तो अब उसको जेल तुरंत भेज दिया जाएगा इस एक्ट के लागू होने के बाद। कैदियों को रखा कहाँ जाए ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जिसके तहत लगातार कैदियों और बंदियों को जेलों से जाहिर सी बात है सामान्य कैदियों के साथ इन लोगों को नहीं रखा जा सकता था और इसलिए अस्थायी जेल की जरूरत थी और बहुत तेजी से, बहुत गति के साथ उत्तर प्रदेश में अस्थायी जेलों का निर्माण भी हो चुका है और बहुत कुछ हो रहा है। अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ है। अमित, कानपुर से लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही थी, कभी हॉस्पिटल के अंदर, कभी हॉस्पिटल के बाहर, कभी बस्तियों में जहां पर पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी की टीम पहुंच रही थी और उन पर हमला हो रहा था, बदसलूकी हो रही थी। 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 200 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। यह सिर्फ एक केस का मसला है। कानपुर में भी क्या अस्थायी जेल का निर्माण किया गया है? देखिए, मैंने कहा निश्चित तौर पे कानपुर में अस्थायी जेल चौबेपुर में बनाई गई। अभी कुछ ही दिन पूर्व, अभी 3 दिन पूर्व ही वहाँ कुछ लोगों को वहाँ उसी जेल में भेजा गया था जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान के लोग थे जो जमात से जुड़े थे। और बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जब उनको पकड़ा गया था उसके बाद से उनके ठीक होने के बाद न्यायालय होता है, न्यायालय उनको सीधे अस्थायी जेल के लिए भेज दिया गया था। इस वक्त तो कानपुर के चौबेपुर में ऐसी एक और जेल भी बनाई गई है अस्थायी जेल पे, जहाँ लेकिन जिस प्रकार से 2 दिन पूर्व पत्थरबाजी की घटना हुई थी उसमें पुलिस ने सक्रियता दिखाई है और 20 लोग अरेस्ट हुए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ठीक पहले पीछे का दृश्य दिखाएं कि यहां ये कोरोना वॉरियर्स खड़े हैं, मुस्तैद ड्यूटी पे खड़े। ठीक पीछे बजरिया वही थाना है जहां से हंगामे की शुरुआत हुई, जहां पत्थरबाजी हुई। 10 लोग अब से कुछ देर में यहां से जेल ले जाए जाएंगे और उनको जेल भेजा जाएगा, यानी 20 लोग सलाखों के पीछे। अभी भी अमित, रोकेंगे आपको। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं एडीजी जेल उत्तर प्रदेश के आनंद कुमार। आनंद कुमार जी, स्वागत आपका न्यूज 18 पर। और सबसे पहले तो सराहना इस कदम की कि तुरंत अस्थायी जेलों का निर्माण हुआ है बड़ी संख्या में, और यह जरूरी भी था क्योंकि जो लोग इस लड़ाई को, सबसे बड़ी लड़ाई को कमजोर बना रहे थे, उनके खिलाफ सिर्फ मामला दर्ज करके काम नहीं होता, उनको तुरंत सजा मिले और यह संदेश भी जाए ताकि दूसरी जगहों पर हंगामा ना हो। तो यह जरूरी था कि अस्थायी जेलों का निर्माण हो और वो तुरंत हो भी गया है। आपसे जानना चाहेंगे अब कि इन जेलों में इंतजाम किस तरह से होंगे, किस तरह से यहां पर लोग रखे जाएंगे, पुलिसकर्मी रखे जाएंगे और जेलों की निगरानी कैसे होगी? देखिए, इस संबंध में बताना चाहूंगा कि शासन के आदेश के तहत टेम्पररी जेल्स का प्रावधान जेल मैनुअल के में है और ये किसी इस तरह की महामारी या इस तरह की आपदा जब आती है तो उसका किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और इस समय जो स्थायी जेल का निर्माण किया गया है कोविड-19 के संबंध में, जो सस्पेक्ट केसेस हैं, जो हेल्थ वर्कर्स पे, पुलिस पे पथराव करते हैं या तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और हेल्थ वर्कर्स को एवेड कर रहे हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो डीएम एक्ट का वायलेशन करते हैं, आईपीसी के अपराध कारित करते हैं, इनको जेल में न लाने के बजाय इनको टेम्पररी जेल्स में कम से कम 14 दिन के लिए लॉज किया जाता है या रिमांड अवधि जब तक होती है। और वही आशय इसका ये है कि एक तो इनका इलाज हो जाए, वो आइसोलेट रहें और क्वारंटीन में रहें, और साथ ही साथ अगर जेल में ना आए, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एसिम्प्टोमेटिक हो या सिम्प्टोमेटिक हो जी, ताकि ये संक्रमण फैले ना, इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है। आनंद कुमार जी, इस वक्त खबर है कि 44 जेल का निर्माण हो चुका है या 44 जिलों में जेल का निर्माण हो चुका है। कुल कितनी जेलें बनाई जानी है? देखिए, ये जिलाधिकारी और एसएसपी के विवेकानुसार उस पर डिपेंड करता है कितने केसेस हैं। बहरहाल हमारे इस समय 44 जिलों में टेम्पररी जेल्स चल रही हैं और 427 इसमें लोग हैं, जिसमें 189 विदेशी नागरिक भी हैं जिन्होंने तबलीग में पार्टिसिपेट किया या फॉरेनर्स एक्ट का वायलेशन किया या पासपोर्ट एक्ट का वायलेशन किया और हेल्थ वर्कर्स और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया, उनसे वायलेंस किया।
इस तरह के लोग हैं ये। क्या इस जब जेलों में हम किसी आरोपी को ले जा रहे हैं, दोषी को ले जा रहे हैं, तो किस बात का ख्याल रखा जाता है कि किस तरह की उन्होंने गलती की है, जुर्म किया है, उस हिसाब से अलग अलग जेलों में कैटेगराइज किया जा रहा है या लोकेशन के हिसाब से? नहीं, ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि ये सस्पेक्ट केसेस हैं, इनको क्वारंटीन करके आइसोलेट किया जाता है और इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। आशय केवल इनको सजा देने का नहीं है, ये भी आशय है कि ये खुद भी स्वस्थ हो जाएं और ये आइसोलेशन में अगर रहेंगे, चिकित्सकीय सुपरविजन में रहेंगे तो ये भी ठीक हो जाएंगे। तो इन अस्थायी जेलों में भी मेडिकल सुविधा भी है, डॉक्टर्स, नर्सेज ये भी जा रही हैं? बिल्कुल, जिला प्रशासन, जेल प्रशासन मिलकर के सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। लगातार इनकी निगाह रखी जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग से लेके दवाई आदि की भी व्यवस्था की जाती है और इनके टेस्ट किए जाते हैं। यदि कोई पॉजिटिव आता है तो उसको तत्काल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। तो इनके भी भलाई इसमें है कि इनको आइसोलेट करके रखा जाए, इनका भी इलाज हो रहा है और साथ ही साथ ये संक्रमण फैल नहीं रहा। दोनों आशय इससे सर्व हो रहे हैं। बिल्कुल आनंद जी, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत ही अच्छा कदम है, बड़ा कदम है, लेकिन जो लोग हैं जिनको इन जेलों तक लाना पड़ रहा है, इन जेलों में रखना पड़ रहा है, दुर्भाग्य की बात यही है कि वो लोग नहीं समझ रहे हैं इस वक्त की गंभीरता को और इस बीमारी की गंभीरता को और इसके खतरे को। यही वजह है कि ये हालात खराब कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स, नर्सेज इस अस्थायी जेलों के अंदर इनकी निगरानी रखेंगे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्या सीसीटीवी कैमरे भी इन अस्थायी जेलों में लगाए गए हैं? हाँ, निश्चित तौर पे कई जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस पीएसी के आउटर कॉर्डन पे सुरक्षा रहती है, जेल तंत्र भी रहता है इनकी मॉनिटरिंग के लिए और लगातार चिकित्सक आदि जाते रहते हैं। उनको पीपीई किट्स भी दिए जाते हैं, मास्क दिए जाते हैं और जो भी संभव हो सकता है इक्विपमेंट उनको दिया जाता है, क्योंकि हमारे पुलिसकर्मी, हमारे हेल्थ वर्कर फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं और इनको सबसे ज्यादा खतरा है इससे। आनंद जी, आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए और तमाम अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खैर नहीं उन लोगों की जो कि कोरोना योद्धाओं पर हमला कर रहे हैं, पुलिस की टीम पर हमला कर रहे हैं या फिर मेडिकल टीम पर हमला कर रहे हैं, उन लोगों की अब खैर नहीं, उनके खिलाफ मामले दर्ज होंगे, तुरंत उन्हें जेल ले जाया जाएगा। और अभी हाल ही में जो संशोधन किया गया था एपिडेमिक एक्ट में, उसके तहत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान कर दिया गया है और उसी के तहत काम हो रहा है। ऋषभ मणि, जेलें बनाई जा चुकी हैं, कुछ और जेलों का निर्माण होगा, तेजी से इसमें काम हो रहा है, लेकिन जरूरी यह है कि जिला स्तर पर इसे इंप्लीमेंट भी किया जाए। कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि प्रशासन बहुत सख्ती से निपट रहा है ऐसे लोगों के खिलाफ, लेकिन कई जगहों पर ढील भी देखने को मिल रही है और वो ढील भी बर्दाश्त नहीं है। जी देखिए, ये लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है जब सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी भी सूरत में कोरोना का इन्फेक्शन फैलने नहीं दिया जाए। जो भी सस्पेक्टेड हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। अगर वो खुद छिपने की कोशिश कर रहे हैं या वो लोग जो उनको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा लीवरेज ज़रूर मिल जाता था कहीं ना कहीं कि उनको जेल में रखने के ऊपर कुछ प्रतिबंध था कि उनको बचाया जाए, जेल में ना रखा जाए ताकि जेल के कैदी उनसे इन्फेक्टेड ना हो जाए। इसीलिए अस्थायी जेल की व्यवस्था की गई है, जो कि जेल मैनुअल और प्रिजनर्स एक्ट में दिया हुआ है। डीएम के पास ये पावर है, डीएम अस्थायी जेल बना रहे हैं और कारागार विभाग एक डिप्टी जेलर रैंक का अधिकारी उस अस्थायी जेल के हेड बना देता है और उसके अंदर जेल मैनुअल्स के तहत इन सभी जो भी विदेशी जमाती हैं या जो भी पत्थरबाज हैं, इनको वो सारी सहूलियतें भी मिलती हैं जो जेल में लोगों को मिल रही हैं। उनको उसी तरह से रूटीन के हिसाब से डॉक्टर की सलाह के बाद उनकी डाइट दी जाती है, उनको दवाई दी जाती है और जो भी चीज़ उनको मिलनी चाहिए वो मिल रही है। एक कड़ा संदेश देने की भी कोशिश ज़रूर हो रही है कि कोई भी ये ना सोचे कि कोरोना वॉरियर्स के ऊपर अगर आप हमला कर देंगे तो आप और बच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास रोकेंगे आपको, धन्यवाद। तो इसी कड़ाई की जरूरत महसूस की जा रही थी लगातार। हिमांशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। इधर 3 मई के बाद भी कई महानगरों में छूट नहीं मिलेगी, इसके साफ साफ संकेत मिल रहे हैं। देश के महानगरों को रेड जोन में रखा गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और की हम बात करें तो ये रेड जोन में शामिल है। हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद भी रेड जोन में है। फरीदाबाद, नोएडा, मेरठ को भी रेड जोन में रखा गया है। गुरुग्राम और गाजियाबाद को ऑरेंज जोन में रखा गया है। हालांकि यहां पर भी कई मामले देखने को मिले हैं गाजियाबाद में, लेकिन इसे ऑरेंज जोन में रखा गया है। अलग अलग जो कैटेगरी है रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की, वो इस हिसाब से ये कैटेगराइजेशन किया गया है कि कहां पर कितने ज्यादा मामले कोरोना पॉजिटिव केसेस कितने ज्यादा आए हैं। सबसे ज्यादा रेड जोन की स्थिति गंभीर और वहां पर कड़ाई का पालन किया जा रहा है और 3 मई के बाद भी ढील की उम्मीद नहीं है। रेड जोन का आखिर मतलब क्या है, ये आपको बताते हैं।
रेड जोन वो इलाका जहां पर स्थिति बहुत गंभीर है संक्रमण को देखते हुए, और ऐसे इलाकों में छूट नहीं मिल सकती है। ऑरेंज जोन का क्या मतलब है? जहां पर संक्रमण है तो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, या फिर ये रेड जोन के आसपास का जो बफर जोन है उसे ऑरेंज जोन में रखा गया है। कुछ ऐसी जगहों पर कुछ शर्तों के साथ इन इलाकों में छूट दी जा सकती है। वहीं ग्रीन जोन की बात करें, ये वो इलाके हैं जहां पर अब तक कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया है, या फिर बहुत पहले कोई केस सामने आया था लेकिन वो जो संक्रमित व्यक्ति है वो रिकवर कर चुका है और रेड जोन से ग्रीन जोन में तब्दील हो गया है। ये इलाका उसे ग्रीन जोन में रखा गया है और वहां पर 3 मई के बाद थोड़ी राहत की संभावना दिख रही है लॉकडाउन में। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं है, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि 3 मई के बाद की गाइडलाइंस अभी तक आई नहीं है, लेकिन जो स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं उसमें यह बात अभी तक ये संकेत सामने आ रहे हैं कि 3 मई के बाद कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन तो रहेगा देश में, लेकिन कुछ ढील के साथ लॉकडाउन का स्वरूप थोड़ा अलग रहेगा। और यही वजह है कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में तब्दील किया गया है हर जिले को, हर इलाके को, और फिर उस हिसाब से ही वहां फैसला लिया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी, उस वक्त भी मुख्यमंत्रियों से एक तरफ तो उन्होंने राय लिया था कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, अब तक लॉकडाउन की वजह से कितना फायदा हुआ है इस लड़ाई में देश को, इस पर बात हुई थी। और साथ ही प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों के ऊपर छोड़ा था कि वो अपने अपने राज्यों को लेकर फैसला ले कि वहां पर लॉकडाउन की तस्वीर कैसी होगी, लॉकडाउन की रूपरेखा कैसी होगी, या लॉकडाउन रखना भी है या हटाना है। अभी तक ज्यादातर जो मुख्यमंत्री हैं, ज्यादातर प्रदेश की जो सरकारें हैं वो लॉकडाउन के फेवर में दिख रही हैं, लेकिन कुछ छूट के साथ, खासकर ग्रामीण इलाकों में छूट की जरूरत महसूस की जा रही है ताकि किसानों को ज्यादा और नुकसान ना हो। और उन इलाकों में छूट की बात कही जा रही है जहां पर कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है। तो ऐसे में खबर यह आ रही है कि जोन के हिसाब से जो इन इलाकों को बांटा गया है और उसी हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले, यहां पर एक जिला रेड जोन में है और वो जिला है एक जिला रेड जोन में है और 2 जिले ऐसे हैं उत्तराखंड के जो कि इस वक्त ऑरेंज जोन में हैं, जबकि 3 जिले जो हैं वो ग्रीन जोन में इस वक्त मौजूद हैं। रेड जोन की बात करें तो हरिद्वार, बनभूलपुरा, सबसे एपिसेंटर उत्तराखंड का, सबसे ज्यादा मामले यहीं से सामने आए, उसे रेड जोन में रखा गया है। और ऑरेंज जोन के जिलों की बात करें, देहरादून और नैनीताल है। वहीं ये यूपी के रेड जोन जिलों की बात कर लेते हैं, अमरोहा, संत कबीरनगर, अलीगढ़ ये रेड जोन में है। आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर इसे भी रेड जोन में रखा गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के रेड जोन जो जिले हैं वो दिखा देते हैं आपको। मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर ये वो जिले हैं जहां पर कोरोना के मामले अब बड़ी संख्या में सामने आए हैं। मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर इन्हें भी रेड जोन में ही रखा गया है। वहीं अमरोहा, संत कबीरनगर, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर भी रेड जोन में शामिल है। इन जिलों में 3 मई के बाद भी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं ग्रीन जोन की बात करें, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज ये जिले ग्रीन जोन में है। शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली भी ग्रीन जोन में है, यहां पर थोड़ी राहत की उम्मीद की जा रही है। चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर और हमीरपुर जिले भी ग्रीन जोन में ही शामिल हैं। कानपुर देहात को भी ग्रीन जोन में रखा गया है, जबकि कानपुर रेड जोन में है। कुशीनगर और ललितपुर को ग्रीन जोन में रखा गया है। महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और अमेठी ये जिले भी इस वक्त ग्रीन जोन में हैं। बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज और ग्रीन जिलों में ग्रीन जोन में जो जगहें हैं वहां पर अभी भी थोड़ी बहुत राहत मिली हुई है। 9 सेक्टर्स में काम चल रहे हैं और 3 मई के बाद उम्मीद की जा रही है कि ये छूट और ज्यादा बढ़ सकती है। यहां एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। और अब बात टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग की। ये बैठक अब भी जारी है। अधिकारियों की टीम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। श्रमिक कामगारों के मुद्दे पर चर्चा इस मीटिंग का अहम हिस्सा। 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, इस स्थिति पर भी चर्चा हो रही होगी। कोरोना की बढ़ती संख्या पर भी विचार विमर्श हो रहा होगा। आज की चर्चा का जो मुख्य एजेंडा है, तमाम कवायदों के बावजूद उत्तर प्रदेश में संख्या लोगों की बढ़ने लगी है जो कोरोना पीड़ित हैं, और ऐसे में और क्या किया जा सकता है, शायद इन हालातों पर भी इस वक्त मीटिंग के दौरान चर्चा हो रही होगी। और इस वक्त जो एक बड़ा मसला है वो श्रमिकों की घर वापसी का है। बड़ी संख्या में श्रमिक अलग अलग राज्यों से लाए जा रहे हैं। अब तक हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश से मजदूरों का आना शुरू हो चुका है। अब गुजरात से श्रमिकों को लाया जाना है और आज इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में एक बहुत बड़ा मसला यह होगा कि जब
जब बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे, खासकर उन राज्यों से जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है, तो किस तरह से उन लोगों की सही में हेल्थ चेकअप हो सके। एक बार हेल्थ चेकअप से किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते तो दोबारा हेल्थ चेकअप भी कराना और यह सुनिश्चित होना जरूरी होगा कि कहीं कोई कोरोना करियर तो अंदर नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो मुकम्मल क्वारंटीन पीरियड को वो पूरा करे और स्वस्थ हो तभी वो अपने घर को, गांव को जाए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने। अजीत सिंह इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, मीटिंग चल रही है और जो अहम मुद्दा इस वक्त मजदूरों का दिख रहा, श्रमिकों का दिख रहा है, उसके अलावा और क्या कुछ बिंदु जिस पर चर्चा हो रही होगी? देखिए, बिल्कुल मेनका, मुख्यमंत्री की जो बैठक है टीम 11 की, वो अभी भी चल रही है, और जो कामगार श्रमिकों की बात है, जो गुजरात के श्रमिक आने, उसको लेकर चर्चा, और इसके साथ ही जो कोरोना वायरस को लेकर जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर सीएम जो एक तरीके से समीक्षा बैठक करा, और उनका साफ तौर पर कहना है कि 51,000 बेड उन्होंने तैयार करने के लिए बोला था कि, और हर जिला मुख्यालय पर आइसोलेशन वार्ड की जो स्थिति है उसको, उस पर समीक्षा बैठक करें, और साथ ही जो आज उन्होंने शुरू किया है वन नेशन वन कार्ड की योजना, उसको किस तरह यूपी में लागू किया जाए कि कोई बाहर का अगर कामगार श्रमिक है यहाँ, उसके पास राशन कार्ड नंबर है तो उसको राशन दिया जाए। इसके साथ ही जो शेल्टर होम बनाए गए हैं, जहां हर जिले में 15 से 25,000 शेल्टर होम में लोगों को रखने की, उनके खाने पीने की, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं की जो व्यवस्था की जानी है, उसको लेकर सीएम की बैठक चल रही है। जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो बाहर से हमारे कामगार श्रमिक आ रहे हैं, उन्हें यहाँ काम मिले, उनको रोजगार मिले, उन्हें सुरक्षित उनके घर पर पहुंचाया जाए। इन सबको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से समीक्षा की जा रही है। एक बड़ी बात अजीत, इसी बीच मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रदेश सरकार लॉकडाउन को लेकर किस नतीजे तक पहुंचती दिख रही है 3 मई के बाद। पिछली बार जब लॉकडाउन 1 खत्म होने वाला था तो सरकार ने हफ्ते भर पहले ही मन बना लिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कि ये लॉकडाउन जारी रहना चाहिए, अपनी तरफ से उन्होंने ये बात कह भी दी थी। लेकिन इस बार अभी तक ये कंफ्यूजन बरकरार है। 3 मई के बाद क्या होगा, लॉकडाउन को लेकर किस तरह का फैसला यूपी सरकार की ओर से हो सकता है? देखिए, बिल्कुल मैंने कहा, आपने सही सवाल किया कि 3 मई के बाद क्या होगा। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से, फिर स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों से और फिर राज्य मंत्रियों से बात की है। अभी इसका कोई जो फाइनल डिसीजन है वो नहीं आया। हालांकि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो जो खबर आई थी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका निर्णय राज्य के चीफ मिनिस्टर करेंगे, और मुख्यमंत्री इसी सब को लेकर बैठक करें। और आज भी ये मुद्दा उठा है कि 3 मई के बाद उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी, हमें किस तरह लॉकडाउन को बढ़ाना है या छूट देना है, जो उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, तो इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है और इसी बीच आज मजदूर दिवस भी है और इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक खबर आ रही है कि मजदूर दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज सभी मजदूरों से, श्रमिकों से बात करेंगे। शाम में ये बातचीत होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, और उन्होंने आज मजदूर दिवस की बधाई भी दी है। आज श्रमिक दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रमिकों से बात करेंगे, और एक बार फिर से यही अपील सीएम की ओर से देखने को मिल सकती है कि सारे जितने भी श्रमिक हैं, दूसरे राज्यों में रहने वाले या जो प्रदेश को लौट चुके हैं, वो भी पैनिक ना हो, क्योंकि सरकार उनका ख्याल रख रही है। बताते हुए प्रसन्नता है कि हम एक बार फिर से अपने 30 लाख इस श्रमिक वर्ग को फिर से दूसरी बार भरण पोषण भत्ता की राशि जारी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपने सभी कामगार और श्रमिक बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं। सरकार उनके रोजगार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा देने, भरण पोषण की भत्ता की व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही आज हम 18 करोड़ लोगों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्य योजना को भी आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई श्रमिक और कोई कामगार अगर देश के अंदर किसी भी कोने में रहता है और उसके पास उसका राशन कार्ड नंबर है, तो उसके माध्यम से वहां पर भी सोशल साइट्स पर हैकर सक्रिय हैं। कैबिनेट मंत्रियों की भी आईडी सुरक्षित नहीं है। यूपी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह की फेसबुक आईडी हैक कर ली गई है, जिसके बाद हैकर मंत्री की आईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों से इलाज के नाम पर पैसे की डिमांड की जा रही है, जिसका स्क्रीनशॉट निकालकर पुलिस से शिकायत की गई है। कैबिनेट मंत्री के मीडिया प्रभारी ने प्रतापगढ़ के एएसपी पूर्वी से इस मामले की शिकायत की है। लॉकडाउन के बाद अब यूपी में रह रहे एमपी के श्रमिकों को उनके राज्य में वापस भेजा जा रहा है। एमपी में रह रहे प्रदेश के कामगारों को घर
भेजा जा रहा है। एमपी से यूपी के कामगारों को लेकर कई बसें प्रयागराज पहुंची। यूपी के कई हिस्सों में रहने वाले एमपी के श्रमिकों को प्रयागराज से मध्य प्रदेश भेजने की तैयारी चल रही है। लोगों को घरों भेजने से पहले बसों को सैनिटाइज किया गया। बाकायदा सभी को एक स्कूल में क्वारंटीन करके रखा गया। उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हुई और मेडिकल टेस्ट के बाद ही जिलेवार उन्हें अलग अलग कमरों में क्वारंटीन किया गया था। खाने पीने के भी इंतजाम यहाँ पर किए गए थे और फिर अलग अलग बसों के जरिए इन्हें इनके प्रदेश को ले जाया जा रहा है। इधर हमीरपुर जिले में 2 दिन से लापता नाबालिग जब मिली तो हड़कंप मच गया। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़ा बंधा था। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसे सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर संदेह जताया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इधर संत कबीरनगर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बीमार बुजुर्ग के इलाज के लिए उनकी 14 साल की पोती दर दर भटक रही थी। दादा को ठेले पर लाद कर पोती हॉस्पिटल ले जा रही थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इलाज नहीं मिल पाया। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने खबर का संज्ञान लिया। बीमार बुजुर्ग को सरकारी गाड़ी में बिठाकर सिकरीगंज ले जाया गया, जहां उनका इलाज करवाकर वापस घर भेजा गया है। दरअसल बुजुर्ग का इलाज गोरखपुर के सिकरीगंज कस्बे में एक हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सीमाएं सील हैं जिलों की और इस बुजुर्ग को हॉस्पिटल ले जाना मुश्किल हो रहा था। इधर लखीमपुर खीरी के मैगलगंज के बेहड़ा गांव में देर रात आई आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। तूफान की वजह से एक घर की दीवार गिर गई और इस मलबे में दबकर एक बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को मलबे से बाहर निकाला। उधर पीलीभीत में नाला सफाई में बरती जा रही लापरवाही से नाराज नगरपालिका के सभासद ईओ के सामने ही नाले में कूद पड़े। जब ईओ ने नाला सफाई का भरोसा दिया, तब जाकर सभासद नाले से बाहर निकले। मामला बीसलपुर नगरपालिका का है, लेकिन सभासद जैसे ही नाले में कूदे, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। आने जाने वाला हर शख्स रुक गया कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील जयवीर शेरगिल ने 21 दिन 21 व्यंजन का चैलेंज स्वीकार किया, जिसे लेकर उन्होंने सोशल साइट पर एक वीडियो डाला है, जिसमें वो केक बनाते दिख रहे हैं। अपनी पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि चॉकलेट केक बनाने की कोशिश कामयाब नहीं रही। सिंपल बनाने के लिए फुल्का बनाइए, इसे देखिए, ये हमारा शुद्ध शक्कर, थोड़ा सा शुद्ध शक्कर को चीनी के ये प्योरेस्ट फॉर्म है हमारे पंजाब में, इतना शुद्ध होता है शक्कर। शक्कर को थोड़ा 2 चम्मच फैलाइए अच्छी तरह। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं रोटी पे पूरी तरह शक्कर फैल चुका है। ये देसी घी, अब तो डॉक्टर ने शुरू कह दिया है, पीपल हैव स्टार्टेड सेइंग कि यू मस्ट हैव देसी घी। देसी घी आपको एक टाइम जरूर खाना चाहिए। थोड़ा सा देसी घी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। फिर देसी घी इसके साथ लपेट के थोड़ा इसको अच्छी तरह। तो फिलहाल लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग हैं जो कि किचन में अपना वक्त बिता रहे हैं और मनपसंद खाना खुद बनाकर खा रहे हैं और किचन में कई नए शेफ भी अब एंट्री कर रहे हैं और हाथ आजमाते दिख रहे हैं। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।